हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए ना जाने कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने वीडियोस देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि अमीर बनना आपकी इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि आपके बर्ताव पर निर्भर करता है? आज हम इसी अनोखे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको एक बड़ी मजेदार कहानी से समझते हैं। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक साधारण से चौकीदार, जो 2014 में जब गुजरे तो अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए। और दूसरी तरफ एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, एक बहुत ही सफल टेक एग्जीक्यूटिव, जिसने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए और फिर भी दिवालिया हो गया। ये बात सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती है ना? मतलब ये कैसे हो सकता है? एक चौकीदार एक हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव से इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन सकता है? भाई ये सवाल तो हमें पैसे के बारे में हमारी पूरी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब किसी फाइनेंस की मोटी-मोटी किताबों में नहीं है। जवाब छिपा है हमारे अपने बर्ताव में, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में, और यही हमें हमारे पहले बड़े आइडिया पर लेकर आता है। तो ये पैसे का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ मनी आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप क्या जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। रोनाल्ड रीड ने क्या किया? धैर्य दिखाया। और उस एग्जीक्यूटिव ने लालच। नतीजा हम सबके सामने है। तो सवाल ये है कि ये जो हमारा बर्ताव है, ये आता कहाँ से है? और जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच है ना, वो हमारे अपने निजी अनुभवों से बनती है। और मज़े की बात यह है कि हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता। ज़रा सोचकर देखिए, कोई इंसान जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी हो, पैसों की तंगी झेली हो, उसके लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक डरावने सपने जैसा हो सकता है ना? और वहीं कोई ऐसा इंसान जो एक अमीर घर में पला बड़ा हो, उसके लिए वही जोखिम एक रोमांचक मौका हो सकता है। अब देखिए, यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, दोनों के अनुभव अलग अलग हैं। हमारी अपनी जो छोटी सी दुनिया होती है ना, वही हमारे लिए पूरी दुनिया की सच्चाई बन जाती है। और यहीं पर दो बड़ी ताकतें खेल में आती हैं, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। हम अक्सर अपनी सफलता का सारा क्रेडिट अपनी मेहनत को देते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसमें लक का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बिल गेट्स। अब देखिए, वो जीनियस हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1968 में जब वो हाई स्कूल में थे, तब वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था। सोचिए इसकी क्या संभावना थी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। उस समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा हाई स्कूल के छात्र थे। उनमें से सिर्फ 300 बच्चों के पास कंप्यूटर का एक्सेस था, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? इसी किस्मत ने उन्हें वो शुरुआत दी जो किसी और को नहीं मिली। तो जैसे भाग्य और जोखिम अनदेखी ताकतें हैं, वैसे ही असली दौलत भी अक्सर वो होती है जो दिखाई नहीं देती। और यही हमें एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है, अमीर होने और धनी होने के बीच का फर्क। देखिए, अमीर होना आपकी आज की इनकम को दिखाता है। महंगी कारें, बड़े बड़े घर, ये सब अमीरी की निशानियां हैं जो सबको दिखती हैं। लेकिन धनी या वेल्दी होना कुछ और है। धनी होना वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। ये आपकी बचत है, आपके निवेश हैं जो बैंक में चुपचाप पड़े हैं और आपको असली आज़ादी देते हैं। तो अमीर होना दिखावा है, पर धनी होना आज़ादी है। इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी है। लेखक जोसेफ हेलर एक बार एक पार्टी में थे जहां एक अरबपति भी आया हुआ था। उनके दोस्त ने मजाक में कहा कि देखो, उस अरबपति ने एक दिन में इतना पैसा कमाया है जितना तुमने अपनी सबसे मशहूर किताब से पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। तो हेलर ने जवाब दिया, हाँ ये सच है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है ये एहसास कि मेरे पास काफी है, इनफ। यही असली धन है। तो अगर धनी होने का मतलब दिखावा करना नहीं है, तो फिर रोनाल्ड रीड जैसे लोग आखिर इतनी दौलत बनाते कैसे हैं? इसका जवाब एक ऐसी शक्ति में छिपा है जो बहुत धीमी है, पर किसी जादू से कम नहीं। और इस जादू का नाम है कंपाउंडिंग, या जिसे हम चक्रवृद्धि भी कहते हैं। इसको ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्टेप 2, उस पैसे पर आपको रिटर्न मिलता है। और यहाँ से
जादू शुरू होता है। स्टेप 3 में आपको सिर्फ अपने असली पैसे पर नहीं, बल्कि अपने मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है, और फिर बस समय को अपना काम करने देना होता है। ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है, जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल रूप ले लेता है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण कौन है? वॉरेन बफेट। क्या आप जानते हैं कि उनकी 99% से ज्यादा दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है? क्यों? क्योंकि उनका असली टैलेंट सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टर होना नहीं था, बल्कि 75 सालों तक लगातार एक अच्छा इन्वेस्टर बने रहना था। उन्होंने कंपाउंडिंग को काम करने के लिए दशकों का समय दिया। तो अब हम इस पूरे सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। अगर पैसा बड़ी बड़ी कारें खरीदने या दिखावा करने के लिए नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? हम धन क्यों बनाते हैं? पैसे से मिलने वाला जो सबसे बड़ा इनाम है ना, वो है अपने समय पर पूरा कंट्रोल। ये वो आज़ादी है जहां हर सुबह उठकर ये कहा जा सके कि आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। किसी बॉस को जवाब देने की कोई मजबूरी नहीं, किसी डेडलाइन का कोई तनाव नहीं। तो असल में पैसा आपको लग्जरी सामान नहीं खरीद कर देता, बल्कि वो आपको ये चीजें खरीद कर देता है: काम से ब्रेक लेने की आज़ादी, किसी मुश्किल वक्त में बिना टेंशन के रहने की क्षमता, अपने शौक पूरे करने की ताकत, और सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ समय बिताने का विकल्प, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। यही पैसे का असली मूल्य है। तो आखिर में हमें अपना लक्ष्य थोड़ा सा बदलना होगा। ये पूछने की बजाय कि मैं अमीर कैसे बनूं, शायद बेहतर सवाल ये है कि मेरा पैसा मुझे कितनी आज़ादी दे रहा है। क्योंकि असली दौलत बैंक बैलेंस के नंबरों में नहीं, बल्कि उस आज़ादी में है जो वो पैसा हमें देता है।